नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष लाई हूँ फैसला आत्मसम्मान का अंतिम 14वां भाग। वर्मा जी के आने पर मालती जी का सम्मान तो वास्तव में ही बढ़ गया था। वर्मा जी के द्वारा लाए गए फलों की टोकरी और मिठाई, यह तो सबके आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। यहाँ तक कि रिंकू और प्रिया की रोक के लिए भी जो फल मिठाई की टोकरे लगवाए हुए थे ना, वह भी इतने अच्छे नहीं थे जितने कि वर्मा जी लाए थे। वाह, साड़ी तो वास्तव में ही गजब ढा रही थी। कविता भाभी की बेटी, उनकी भतीजी गुड्डी, उसने तो अपने लिए ब्यूटिशियन को भी बुलवाया हुआ था। गुड्डी ने बहुत सुंदर लहंगा पहना हुआ था, तो गुड्डी के कहने पर मालती जी भी उस ब्यूटिशियन से ही तैयार हुई थी। शायद पहली बार ही, शायद। सुशील की शादी में तो उन्हें होश ही कहा था। बस वो तो पिता और पुत्र के बीच में सामंजस्य ही बिठाए जा रही थी। कविता भाभी, भैया और सब लोग, जो कि वर्मा जी जब तक नहीं आए थे तब तक मालती जी से केवल सहानुभूति रखे हुए थे, अचानक से सबकी नज़र में मालती जी बहुत ज़्यादा आदरणीय हो गई थी। वैसे लोग सही तो कहते हैं कि औरतों की इज्जत, औरतों का सम्मान विवाह के उपरांत केवल पति पर ही निर्भर होता है, लेकिन इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। यह तो मालती जी ने अब ही जाना था। बुआ जी, आपके लिए फूफा जी 2 साड़ियाँ लाए हैं। क्या आप उनके घर एक पहन के जाओगी और वहाँ जाकर के फिर से साड़ी बदलोगी, फिर तैयार होगी? गुड्डी ने मालती जी से पूछा। तो उन्होंने कहा, अरे नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। तभी गुड्डी बोली, रिंकू, तेरी होने वाली पत्नी प्रिया भी क्या सोचेगी? उसको तो ऐसी चलतू साड़ी दे दी। देख तो, उससे अच्छी साड़ी तो हमारी बुआ ने पहन रखी होएगी। बेशक यह बात मजाक में कही गई थी, लेकिन मालती जी को अंदर तक चुभ गई थी। यह सुनकर मुंह तो रिंकू का भी उतर गया था, लेकिन अचानक से सबकी नज़रों में मालती जी के लिए आदर का भाव तो स्पष्ट था। मालती जी यूं ही ड्राइंग रूम में जब वर्मा जी के पास गई तो गुड्डी के पतिदेव यानी कि दामाद जी भी वहीं बैठे हुए थे। मालती ने धीरे से वर्मा जी से पूछा, आप मेरे लिए जो बहुत सुंदर सुंदर 2 साड़ियाँ तैयार करवा के लाए हो, इतनी अच्छी साड़ी तो रिंकू की पत्नी के लिए भी नहीं है। वर्मा जी तो ब्यूटिशियन से तैयार हुए मालती जी के इस रूप को देखकर ही हैरान थे। आज उन्हें मालती वही पुरानी वाली मालती नज़र आ रही थी, लेकिन अब वे खुद पुराने वाले वर्मा जी नहीं रहे थे। अब वे उनकी हर बात ध्यान से सुनना और समझना चाहते थे। मालती जी के ऐसा पूछने पर उन्होंने पूछा, हाँ, तो मैंने कुछ गलती कर दी क्या? अरे नहीं, मालती जी एकदम घबरा गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
मैं तो सिर्फ यही पूछने आई थी कि मुझे ना 2 साड़ियों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहें तो क्या मैं वो दूसरी साड़ी रिंकू की पत्नी के लिए रख सकती हूँ? लाल रंग का ब्लाउज़ तो इस साड़ी पर भी चल जाएगा। वो तो वही साड़ी है। मालती जी अपने हिसाब में लगी थी, लेकिन वर्मा जी सिर्फ उनकी ओर देख ही रहे थे। वो वर्मा जी के जवाब की प्रतीक्षा ही कर रही थी कि वर्मा जी ने सबके सामने बोला, अरे भाई, मालिक तुम हो, अब हर चीज़ के फैसले अब तुम ही करोगी। तुम जो चाहती हो, जैसा चाहती हो वैसा करो। मालती जी तो वर्मा जी के इस नए रूप से एकदम अनभिज्ञ ही थी, लेकिन मन ही मन वह बहुत प्रसन्न हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कोई कुबेर का खजाना मिल गया हो या संसार की हर खुशी मिल गई हो। वर्मा जी जैसा जीवन साथी पाकर आज वह निहाल सी हो रही थी। यूं भी उसे उनसे कोई शिकायत तो नहीं थी, लेकिन आज तो वह लगभग हर पुरानी बात भूल ही चुकी थी। मालती जी को रह रहकर अपने पर और भी ग्लानि हो रही थी। उन्हें पता था कि मालती जी को कुछ भी लेकर नहीं, बल्कि देकर खुशी हो रही थी। और वर्मा जी उनकी खुशी देख कर के, उनके चेहरे पर आई सुंदरता, बस उसी को देखकर बेहद खुश हो रहे थे। क्योंकि मालती जी को देख कर के हमेशा खुशी होती थी, और जब उन्होंने रिंकू को अपनी साड़ी देने का मन बना लिया तो उनकी सुंदरता पर मानो 4 चांद लग गए हों। मालती जी ने अपनी दूसरी साड़ी निकाली और प्रिया के लिए जो 2 साड़ियाँ रखी थी उनमें से एक साड़ी बदलकर अपनी वाली साड़ी रख दी। लाल रंग का रेडीमेड ब्लाउज़ भी इस साड़ी के साथ चल रहा था। रिंकू को भी अपनी बुआ पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने कुछ कहा तो नहीं, पर वह उनका बहुत आभारी सा हो रहा था। खुशी की अतिरेक में उसने तो मालती जी के पैर भी छू लिए थे। मालती जी ने रिंकू को गले लगाया और कहा, मेरा भतीजा नहीं, बेटा है तू। अगर भाभी होती तो जाने वह क्या क्या करती। हम तो तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाए। सब खुश थे। फिर सब मिलकर पैदल ही बंशीधर जी के घर गए। वहाँ पर गुड्डी ने और मालती जी और कविता भाभी ने मिलकर प्रिया की सरगूथी की रस्म करी। माँ तो प्रिया को अपनी बहू के रूप में पाकर इतनी खुश थी कि प्रिया को गले लगाते हुए उनकी आंखों से तो खुशी के आंसू बह निकले। रिंकू और प्रिया ने भी एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। सारी रस्में करने के बाद विदा लेकर जब वह घर पर आए तो लगभग 1 घंटे बाद ही वंशीधर जी का परिवार भी रिंकू के घर पर आ गया। वे भी रिंकू के लिए, वर्मा जी के लिए और सबके लिए उपहार स्वरूप कपड़े लाए थे। ऐसे ही सब महिलाओं के लिए भी बहुत सी साड़ियाँ लाए थे। सबका यथोचित सम्मान करके वह लोग खुशी खुशी अपने घर चले गए। हालांकि अभी तो सिर्फ शाम के 7 ही बज रहे थे, लेकिन गुड्डी भी अपने ससुराल जाने को तैयार थी और दूसरे दिन सबको दफ्तर भी तो जाना था। इसलिए गुड्डी ने भी विदा मांगी। तो वर्मा जी ने मालती जी से कहा, अगर तुम चाहो तो हम भी चलें, पहुंचने में अब भी काफ़ी रात हो जाएगी। मालती जी भी हैरान थी। सच तो यह था कि आज वह खुद भी वर्मा जी के साथ घर जाने की इच्छुक थी। जाने आज वर्मा जी की बातों में कितना अपनापन था और उनके चेहरे की कठोरता तो पूर्णतया हट ही चुकी थी। आज तो वे मालती जी को काफ़ी करुणा के और प्रेम के पात्र लग रहे थे।
उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि उन्हें छोड़कर अब एक दिन भी यहाँ रहा जाए। आखिर ऐसा बदलाव उनमें आया क्यों? वर्मा जी की माता जी भी वर्मा जी को इतना समझाती थी, लेकिन वह फिर भी नहीं बदले। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया? यह सब जानने की वह बेहद इच्छुक थी, लेकिन उनका मन उन्हें जाने से रोक इसलिए रहा था कि घर में सारा काम अकेली माँ कैसे संभाल पाएगी। इस कारण वह माँ से भी कुछ नहीं कह पा रही थी और ना ही वर्मा जी से। तभी माँ और कविता भाभी ने मालती जी को कहा, अगर आप जाना चाहती हैं तो सुख से चले जाइए। आपने इस घर में भी सुखों की बरसात तो कर ही दी है। तभी कविता भाभी ने और प्यार करते हुए कहा, मुझ पर भी विश्वास करके देखो जीजी, मैं भी माँ का सहारा हूँ और बनूँगी। मैं घर को अच्छे से देख लूँगी। मैं भी रिंकू की चाची हूँ, कोई गैर नहीं हूँ। उस वक्त बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कविता भाभी कोई उपहास कर रही हैं। माँ भी तो मालती जी के अंतर्मन को समझ रही थी। उन्होंने भी कहा, बेटी तेरी शुभ पैर इस घर में आए तो देख, शुभ काम होने को तैयार है। अब तो खुशी खुशी विदा हो और ऐसे ही खुशी खुशी शादी में आना। बस मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी। वर्मा जी भी बेहद खुश हो रहे थे और उन्होंने ड्राइवर को बुलवा लिया था और चलने की तैयारी करने लगे। मालती जी अपने सामान ला रही थी कि तभी वर्मा जी ने मालती जी की ओर देखा और बोला, तुमने सबके लिए बहुत कुछ करा है। जहाँ जहाँ तुम्हारे पैर पड़े हैं उस जगह के तुमने सारे कांटे साफ करके फूल बिछा दिए। सुनो, अब से घर का हर फैसला तुम ही करोगी। अगर तुम अभी नहीं जाना चाहती हो तो तुम्हारी इच्छा, तुम जब भी आना चाहो तो ड्राइवर लेकर के भी आ सकती हो। मालती जी चुप थी और गाड़ी में बैठ गई। जीवन के इस मोड़ पर इतने साल बाद ऐसा लग रहा था मानो वे ससुराल के लिए आज ही विदा हो रही हों। माँ, भाभी, रिंकू, सबकी आंखें उनकी विदा होते समय गीली थी और गाड़ी में चलते हुए वर्मा जी ने उनका हाथ पकड़ रखा था। मालती जी आज भी खुद में ही सिमट रही थी और उन्होंने यह फैसला कर लिया था, अब कभी भी वर्मा जी को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। धन्यवाद जी। यहाँ मेरी कहानी समाप्त होती है। पसंद आने पर कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट द्वारा अपने विचार मुझे सूचित करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद।